हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि हम लोगों ने आपसे वादा किया था कि 3 किस्तों की वीडियो होगी और जिसका थर्ड पार्ट होगा उसमें हम लोग आपके साथ चर्चा करेंगे कि समान पद पर जो आवेदन करने का मौका दिया गया है इस बिंदु पर, इसके साथ साथ प्रमोशन का जो बिंदु है, इंटर में 5% छूट का जो बिंदु है, इसके साथ साथ बीएड को 1 to 5 में जो मौका दिया गया है, इन सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे हम लोग इस वीडियो में। वीडियो फिर से थोड़ा सा लंबा होगा, आप धैर्य के साथ देखिए, तब आपको सारे जितने भी बिंदु है एक एक करके आसानी से समझ में आ जाएंगे। और आप जब तुलनात्मक अध्ययन करेंगे नियमावली 2020 से नियमावली 2022 की, तब आपको महसूस होगा कि इससे बेहतरीन नियमावली बन ही नहीं सकती है। चाहे कोई भी बनाने का प्रयास करे, इससे बेहतरीन नहीं बना सकता है, क्योंकि इसमें कम से कम अंक वालों को भी होने का संभावना बनता है। यहाँ पर एक पीडीएफ है, ये पीडीएफ अभी तो हम लोग आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, शाम तक प्रत्येक व्हाट्सएप ग्रुप में इसको भिजवा दिया जाएगा, ताकि आप लोग अपने मोबाइल पे भी इसको आसानी से देख सके और खुद महसूस कर सके कि नियमावली 2020 की तुलना में नियमावली 2022 कितनी अच्छी नियमावली है। यहाँ पर पहला बिंदु है कि नियमावली 2020 में आपने देखा है कि मुखिया और जनप्रतिनिधि की भूमिका है, जो कि नियमावली 2022 में मुखिया और जनप्रतिनिधि की भूमिका को शून्य कर दिया गया है, नगण्य कर दिया गया है। इसका परिणाम क्या होगा? पहले यह परिणाम होता था कि मुखिया को जो शामिल किया जाता था, इससे बेवजह की देरी होती थी, धांधली होती थी और अनियमितता होती थी। आप लोगों ने देखा होगा कि जब मेरिट लिस्ट बनाने का काम हो या फिर मेरिट लिस्ट से जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं, इनके चयन की बात हो, सभी में देरी की जाती थी, अनावश्यक देरी की जाती थी। और देरी इसलिए की जाती थी ताकि बीच में धांधली की जा सके, अपने कैंडिडेट को इधर से उधर घुसाया जा सके। लेकिन अब नियमावली 2022 से तुलना कीजिएगा तो अब ये काम नहीं होगा। अब जो है आपका मेरिट लिस्ट सचिवालय स्तर पर ही बनेगा, तो इसके कारण धांधली की प्रक्रिया पर रोक लगेगी। सेकेंड जो पॉइंट है कि महिला सीटों पर महिलाओं की अनुपस्थिति पर पुरुष को मौका नहीं दिया जाता था नियमावली 2020 में, लेकिन नियमावली 2022 में महिला सीटों पर महिलाओं की अनुपस्थिति में उसी श्रेणी के पुरुषों को मौका दिया गया है। यानी कि एससी कैटेगरी की अगर महिला है नहीं मिल पाई तो एससी कैटेगरी के पुरुष को ही मौका दिया जाएगा। यहीं पे आप लोग को बरगलाया जाता है और आप लोग को झूठ बोल दिया जाता है कि अगर एससी कैटेगरी की महिला नहीं मिलेगी तो जनरल कैटेगरी को ये सीट दे दिया जाएगा। एकदम झूठ बात है। आरक्षण का कोई भी ऐसा नियम ही नहीं है जो यह कहता हो कि एससी एसटी ईबीसी बीसी की अगर सीट खाली है या फिर पुरुष महिलाओं की सीट खाली है तो इसमें जनरल कैटेगरी के लोगों को सीट दे दिया जाएगा। आरक्षण का एक भी नियम ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि एससी एसटी ईबीसी बीसी के पुरुष हो या महिला हो, ये जनरल की सीट पर जा सकते हैं, क्योंकि जनरल कैटेगरी का सीट कोई रिजर्व सीट नहीं होता है, ये एक ओपन सीट होता है जिस पे कोई भी जा सकता है। इसका परिणाम ये होगा कि 2020 की नियमावली में जो महिलाओं को सीट खाली रह जाने पर पुरुषों को मौका नहीं दिया जाता था, तो इसका ये परिणाम होता था कि सीटें खाली चली जाती थी और योग्य अभ्यर्थी बैठे रह जाते थे। इससे शिक्षा की गुणवत्ता पर भी असर पड़ता है और विद्यालय में शिक्षक न होने की स्थिति में सीटें खाली रह जाती हैं। लेकिन अगर 2022 की बात करें तो इसमें योग्य अभ्यर्थियों का चयन हो सकेगा। इन परिस्थितियों में सीटें कम खाली जाएंगी, जो कि अच्छी बात है सबों के लिए। यहाँ एक बात और ध्यान रखना है कि इसमें किसी भी महिला के हकों की हकमारी नहीं की जा रही है, क्योंकि उनके न रहने की स्थिति में पुरुषों को सीट दिया जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे हम बस में यात्रा करते हैं और महिलाओं के न रहने पर पुरुष महिलाओं के सीट पर बैठ सकते हैं और यात्रा कर सकते हैं। यानी कि आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि बसों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होती हैं, लेकिन अगर कोई महिला आके उस सीट पर बैठ जाती है तब तो कोई पुरुष उस सीट पर नहीं बैठ सकता है। लेकिन अगर कोई महिला नहीं है और वो बस खाली जा रही है, तब कोई पुरुष वहाँ पे बैठ जाते हैं और बीच में अगर कोई महिला आ गई तो उस सीट पर से उठ जाते हैं। इसलिए ऐसा मत समझिएगा कोई महिला अभ्यर्थी है तो ऐसा बिल्कुल मत समझिए कि आपकी हकमारी की जा रही है। आपके कैटेगरी में कोई महिला न मिलने पर आप ही की कैटेगरी से आपके ही किसी भाई को, पुरुष को वो सीट दिया जाएगा। ये काम तब किया जाएगा जब कोई महिला नहीं मिलेगी। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? सीट को खाली ले जाने से क्या फ़ायदा? उससे अच्छा है किसी को नौकरी दे दी जाए। डोमिसाइल नीति लागू पहले नहीं था। 2012 तक की नियमावली में आप देखिएगा तो डोमिसाइल नीति लागू नहीं था। डोमिसाइल नीति लागू नहीं होने का एक परिणाम ये होता था कि दूसरे राज्यों से बहुत सारे अभ्यर्थी आ जाते थे, जिसके कारण मेधा प्रतिशत अत्यंत बढ़ जाता था। लेकिन 2022 की नियमावली में भी डोमिसाइल लागू है। डोमिसाइल लागू होने की स्थिति में ऐसे लाखों अभ्यर्थियों का रास्ता बंद हो जाएगा जो आपकी मेधा को बढ़ा देंगे अन्य राज्यों से आकर।
अन्य राज्यों से आप लोग अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे, तो मेधा प्रतिशत स्वाभाविक है कि कम रहेगा। पहले वे आके यहाँ पर भीड़ को बढ़ा देते थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि पहले मात्र एकेडमिक के अंकों को मेधा अंकों को बनाने में जोड़ा जाता था। 2020 की निवाल में आपने देखा होगा कि केवल एकेडमिक के अंकों को जोड़ा जाता था, यानी कि आपके केवल 10th 12th इंटर ग्रेजुएशन, 12th या इंटर एक ही बात है, 10th 12th इसके बाद ग्रेजुएशन ट्रेनिंग, इसके मार्क्स को आपको जोड़ा जाता था। लेकिन ये पहली बार 2020 की नियमावली में ही देखने को मिला। इससे पहले जितनी भी नियमावली बनी थी, चाहे वो 2006 की नियमावली हो, 2010 की नियमावली हो, 2012 की नियमावली हो, 2014 की नियमावली हो, सभी नियमावली में एकेडमिक अंक के साथ साथ सीटेट अंक को भी शामिल किया जाता था। कैसे शामिल किया जाता था, इस बात को देखिए। 2020 की नियमावली और पहली नियमावली थी, पता नहीं किस आदमी ने क्या सोचकर शिक्षक बनने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा के अंकों को ही हटा दिया। और इसका क्या हो गया, परिणाम देखिए क्या हो गया इसका, कि इससे बहुत ज़्यादा अंतर पैदा हो जाता है मेधा में, क्योंकि देश में 28 राज्य है और उसमें भी अधिक बोर्ड है। सबके नंबर देने की प्रणाली अलग अलग है, इसलिए मेधा में भी अन्याय हो जाता है। यानी कि आप देखते होइएगा कि अलग अलग स्टूडेंट है, वो देश के अलग अलग जो प्रशिक्षण संस्थान है वहाँ से ट्रेनिंग करते हैं, या फिर कोई इंटर दूसरे राज्य से किया है, कोई ग्रेजुएशन दूसरे राज्य से किया है, कोई बीएड दूसरे राज्य से किया है, कोई डीएलएड दूसरे राज्य से किया है। अब क्या है कि प्रत्येक राज्य में जो ये अंक निकालने का फॉर्मूला है वो अलग अलग है। कहीं पे 1000 अंक पे होता है, कहीं पे 1200 पे होता है, कहीं 1300 पे होता है, कहीं 2000 पे होता है। इसका ये परिणाम होता है कि एक समानता नहीं रह जाती, और जब समानता नहीं रह गई अंकों के मार्किंग में, तो फिर आप सारे लोगों को एक आधार पे जब तौलिएगा तो भेदभाव तो होगा ही। इसके अलावा दूसरा पॉइंट ये है कि बीएड और डीएलएड कॉलेजों में भी अंतर है। गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज के मूल्यांकन में काफ़ी अंतर होता है। उदाहरण अगर आपको देखना हो तो टीचर ट्रेनिंग कॉलेज तुर्की एक गवर्नमेंट कॉलेज है बीएड का, और इसी के बगल में, इसी से थोड़ी दूरी पर प्राइवेट कॉलेज है। नाम नहीं लेना चाहेंगे किसी प्राइवेट कॉलेज का, क्योंकि ये लोग बहुत ताकतवर हैं। तो अगर आपको इंटरनल में मार्क्स जो होता है, प्रैक्टिकल के जो मार्क्स होता है, इसकी तुलना करनी हो तो आप गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज तुर्की के किसी भी स्टूडेंट से पूछ लीजिए कि उनको 76% के एवरेज से अगर मिलता है, तो फिर जो आपको दिखाई देगा प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट ट्रेनिंग कॉलेज है, इसके जो स्टूडेंट हैं इनके छात्रों को 90% या इससे भी ज़्यादा के अंतर से मार्क्स मिलता है। ये बात आप लोग को देखने वाली बात होगी यहाँ पर। स्वाभाविक बात है कि जो प्राइवेट ट्रेनिंग कॉलेज है वहाँ पे 100 में प्रैक्टिकल, अगर 100 अंक प्रैक्टिकल होता है तो उसमें 99, 98 इस तरीके से दिए जाते हैं। डीएलएड कॉलेज में भी हाल है और बीएड कॉलेज में भी हाल है। लेकिन जो गवर्नमेंट ट्रेनिंग कॉलेज है उसमें ऐसा नहीं होता है, वहाँ के टीचर डर डर के नंबर देते हैं प्रैक्टिकल में। तो आप बताइए कि भेदभाव हो रहा है या नहीं हो रहा है। इससे भविष्य में बेहतर करने के रास्ते विद्यार्थी के लिए बंद हो जाते हैं। पहले भी बता चुके हैं कि बिहार की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है कि जहां आप जीवन में एक बार अगर 10th में 3rd डिवीज़न भी आ जाए तो आप आईएएस बन सकते हैं, लेकिन बिहार में आप शिक्षक नहीं बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूर्णतः डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ है और अंकों के आधार पर जो बहाली होती है, इससे यह समस्या देखने को मिलती है। और 2022 की नियमावली में क्या है कि एकेडमिक और सीटेट या बीटेट अंकों को एक उचित अनुपात 60-40 में जोड़ा जाना। इससे क्या हो गया कि शिक्षक पात्रता परीक्षा 2 प्रकार की होती है। बिहार में बीटेट भी होता है और केंद्र स्तर पर सीटेट होता है, इसलिए इसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता। इससे अंकों की और मेधा की सही जानकारी प्राप्त होती है। इससे भविष्य में बेहतर करने के रास्ते खुलते हैं और मेहनत से अपनी मेधा को सुधार सकता है। यानी कि अगर आपने मैट्रिक में 3rd डिवीज़न भी लाया है और अगर आपको सीटेट में अच्छे अंक हैं तो आप अपनी मेधा को सुधार सकते हैं। कल भी बताए थे वीडियो में कि आप या तो एकेडमिक में अच्छा हो तो भी आप अच्छा मेधा प्रतिशत आपका बन सकता है, या आपका सीटेट में अच्छा हो तो भी आपका मेधा प्रतिशत अच्छा बन सकता है, या एकेडमिक और सीटेट दोनों में अच्छा हो तभी भी आपका मेधा प्रतिशत अच्छा बन सकता है। लेकिन केवल एक ही केस है जिसमें कि दोनों में आपका मार्क्स खराब है, तभी आपका मेधा प्रतिशत खराब होने की संभावना बनेगी, वरना आपको कोई नुकसान नहीं है। 2022 की नियमावली से यह एक आनुपातिक प्रणाली प्रदान करता है जो सबके साथ न्याय कर सके। यानी कि 2022 की नियमावली बिना किसी के साथ भेदभाव किए सबके साथ न्याय करने का प्रयास करता है। अब निष्कर्ष पे हम लोग पहुँचते हैं। इससे हम निष्कर्ष पे पहुँच सकते हैं कि नियमावली 2022 का विरोध सिर्फ एक बिंदु पर किया जा रहा है कि सिर्फ अकादमिक
अंकों पर ही बहाली हो, और अगर ऐसा होता है तो बाकी के सारे पॉइंट भी लागू होंगे और मात्र कुछ कुछ मेधा वाले 5,000 विद्यार्थियों को बाहर करने के कारण एक तो विज्ञप्ति भी फंसेगी, और नया अगर सीटेट हो गया तो 40 से 50,000 लोग भी आ जाएंगे, और बहुत सारे पॉइंट है जो हमारे लिए गलत ही साबित होंगे 2020 की नियमावली के। यानी कि अगर आप 2020 का नियमावली अगर लागू करवा देते हैं तो न तो आपको ऑनलाइन सेंट्रलाइज्ड होगा, न रिक्त महिला सीटों पर पुरुषों की बहाली होगी, न इंटर में 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा, न डॉक्यूमेंट में गलती हो जाने पर एफिडेविट का मौका मिलेगा। आगे दिखा रहे हैं कैसे ये सारे पॉइंट 2022 की नियमावली में ही लिखे गए हैं। तो इन सारी चीज़ों को भी लागू करने के लिए 2022 की नियमावली एक बेहतरीन नियमावली है, पूर्ण रूप से तर्कहीन है कि हमारे हर बिंदुओं को विभाग ने माना है और हम एक बिंदु को नहीं माने विभाग की। यानी कि आपने देखा होगा कि हम लोगों ने जो 8-10 डिमांड की हुई थी कि ऑनलाइन हो, सेंट्रलाइज्ड हो, एक ही फॉर्म भरवाया जाए, इसके अलावा सीटों का विखंडन हो, रिक्त महिला सीटों पर पुरुषों को मौका दिया जाए, डोमिसाइल लागू हो, आपके हर एक डिमांड को विभाग ने मान लिया है। इनमें से आप ही बताइए कि आपकी कौन सी डिमांड है जो कि विभाग ने नहीं माना है। और अगर आप छोटे बच्चे की तरह, हमारे सीतामढ़ी की तरफ इसको कहा जाता है कि छिड़ियाना कहा जाता है, पता नहीं आप लोग की तरफ क्या कहा जाता है, लेकिन आप छोटे बच्चे की तरह छिड़िया छिड़िया के आंगन में नाच नाच के अगर कहना चालू कर देते हैं कि नियम मेरे ही हिसाब से बने, जो हमको पसंद हो वही बने, तो क्या ऐसा संभव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। जब हमारे विभाग ने हमारी इतनी सारी बातें मान ली है तो हमें भी विभाग की बात को मान लेना चाहिए, विभाग की बातों पर विश्वास करना चाहिए। और आइए चलिए आगे देखते हैं कि और कौन कौन से 2022 की नियमावली में अच्छे पॉइंट्स शामिल किए गए हैं। सबसे पहले हम लोग प्रमोशन का मुद्दा देखते हैं कि प्रमोशन का नियम क्यों लागू कर दिया गया है। फिर से प्रमोशन के लिए नियमावली 2012 में जो है पॉइंट नंबर 7 देखना चाहिए हम लोग को। ठीक है, नियमावली 2012 का अगर आप पॉइंट नंबर 7 देखते हैं तो इससे आपको प्रमोशन वाला जो मुद्दा है ये क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं। यहाँ देखिए नियमावली 2012 है, इसमें क्या लिखा है कि 50% पदों पर सीधा नियोजन किया जाएगा तथा शेष 50% पदों को बेसिक ग्रेड के योग्यताधारी शिक्षकों की प्रोन्नति से भरा जाएगा, यानी प्रमोशन से भरा जाएगा। ये नियम 2012 की नियमावली में भी लागू था, छठे चरण में भी लागू था। ये नियम आपको बता दें कि 2020 की नियमावली में भी लागू है। ऐसा नहीं है कि 2020 की नियमावली में ये चीज़ नहीं लिखा गया है, 2020 की भी नियमावली में लागू है। और अगर आप ठीक से देखिएगा तो मेरा ख्याल है कि 2020 की नियमावली में भी पॉइंट नंबर ये 7 के आसपास ही होना चाहिए। ठीक है, आइए एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग कि पॉइंट नंबर 7 में लिखा हुआ है कि नहीं। खोजना पड़ेगा कहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि हर नियमावली में पॉइंट थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है। लेकिन आपको बता दें कि स्पष्ट है कि 2020 की नियमावली में भी है कि प्रमोशन होगा और 50% जो पद है वो प्रमोशन के द्वारा ही भरे जाएंगे। ये बात 2020 की नियमावली में भी लिखी हुई है और यही बात 2022 की नियमावली में भी लिखी हुई है। पॉइंट 7 ख जो है इसको आप लोग को देखना चाहिए। पॉइंट 7 ख को जब आप लोग देखेंगे तब स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरीके से इसमें भी प्रमोशन की बात लिखी गई है। ये इतनी अच्छी नियमावली है 2022 की कि अगर इस पे आधार पर बहाली नहीं हुई तो 60% जो नीचे वालों को इस जीवन में नहीं होगा, क्योंकि सीधी सी बात है कि हर बार बहाली आती रहती है, जाती रहती है। उच्च मेधांक वालों का तो हो ही जाता है, कम मेधांक वालों के साथ समस्या देखने को मिलती है। आइए देखते हैं पॉइंट 7 ख में लिखा हुआ है, जिसको आप लोग को जरूर देखना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है पॉइंट 7 ख में कि 6 to 8 में जो है यहाँ लिखा हुआ है 6 to 8 में शिक्षक के 50% पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे। यही वही बात लिखी गई है। इसलिए प्रमोशन के बारे में कोई कितना भी बड़गलाए आप लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हर बार ये नियम चलते आता है कि 50% जो पद है ये प्रमोशन के द्वारा ही भरे जाएंगे। अब नेक्स्ट है एक पॉइंट जो आप लोग बार बार बोल रहे हैं, जिसके बारे में हम लोग को देखना भी जरूरी है। ठीक है, और हम लोग उसको जरूर देखते हैं। वो पॉइंट है आपका पॉइंट 8 5% रिलैक्सेशन। नियमावली 2022 का पॉइंट नंबर 8 जरूर देखना चाहिए आप लोग को। ये इतना ज़्यादा फायदेमंद है पॉइंट नंबर 8, क्योंकि ये जो है पूर्व की नियमावली में नहीं लिखा गया था। इस कारण से बहुत लोगों को नियुक्ति पत्र देने से रोक दिया जाता था, लेकिन इस बार स्पष्ट लिख दिया गया है, नियमावली में ही लिख दिया गया है कि जिन लोगों का इंटर में 50% से कम है, जिन लोगों का इंटर में 50% से कम है, इन लोगों के साथ क्या होगा पहले क्लियर नहीं होता था, लेकिन आज की नियमावली में ये स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है। ठीक है, यहाँ देखिए क्या लिखा है पॉइंट नंबर 8 देखिए
कि सीधी नियुक्ति के लिए उपरोक्त सभी संवर्गों की नियुक्ति में आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थियों को न्यूनतम शैक्षिक योग्यता से संबंधित अर्हक प्रतिशत अंकों में 5% की छूट दी जाएगी। यानी कि अगर आपको बिहार में रिजर्वेशन मिल रहा है, चाहे आप एससी से हो, एसटी, ईबीसी, बीसी या महिला अभ्यर्थी हो, तो आपको इंटर में 5% अंक की छूट होगी, या फिर अन्य कहीं भी 5% अंक की छूट होगी बाकी की तुलना में, जनरल कैटेगरी की तुलना में। पहले ये नियम नहीं लिखा गया था, 2022 की नियमावली में ये नियम नहीं है। 2012 की नियमावली में ये नियम स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया। इसका ये परिणाम होता था कि नियोजन पत्र देने में रोक दिया जाता था, उनको नियोजन पत्र नहीं दिया जाता था। इसमें बहुत माथापच्ची करना पड़ता था, लेकिन 2022 की नियमावली में स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि 5% का छूट आप लोगों को मिलेगा। अब इसके साथ साथ एक और चीज़ बहुत अच्छा लिखा गया है 2022 की नियमावली में। आप लोग का था कि हम लोग को गलती हो जाता है कि एफिडेविट, कि हम लोग के प्रमाण पत्र में गलती है तो एफिडेविट मान्य होगा कि नहीं। 2022 की नियमावली में क्लियर लिख दिया गया है। पॉइंट 11 जो है आपको 2022 की नियमावली में, यहाँ पे थोड़ा सा स्पष्ट नहीं लग रहा है, यहाँ हमने लिख दिया पॉइंट 11 15। चेक करते हैं 11 नंबर पे या 15 नंबर पे। एक बार 2022 की नियमावली का हम लोग पॉइंट 11 और 15 चेक कर लेते हैं। इसमें स्पष्ट रूप से एफिडेविट की चर्चा कर दी गई है कि अगर आपको कुछ गलती हो गया है, ठीक है, हाँ, पॉइंट 11 नंबर जो आपका पॉइंट है, इसका 11 नंबर जो पॉइंट है, इसका सब पॉइंट 15, इसका हम लोग देखेंगे 15वां नंबर, इसका सब पॉइंट जो है इसमें स्पष्ट लिख दिया गया है। यहाँ देखिए, यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है कि योगदान के समय अभ्यर्थियों को जो कौन कौन सा प्रमाण पत्र देना है ये है। इसके साथ साथ क्या लिखा है नीचे देखिए, इसके लिए प्रामाणिकता की जांच नियोजन इकाई द्वारा विभागीय स्तर से निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जाए। इसके लिए अभ्यर्थी को संलग्न अनुसूची 2 में दिए गए प्रपत्र में कार्यपालक दंडाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ पत्र योगदान के समक्ष देना होगा एवं इसी के प्रकार असत्यता के पाए जाने पर इसी शपथ पत्र के अनुसार विधिवत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी कि कोई गलती वगैरह हो जाती है, आपको कार्यपालक दंडाधिकारी यानी कि फर्स्ट क्लास जो मजिस्ट्रेट है, एसडीएम, इनसे बना के एफिडेविट आपको दे देना है। अगर आपको में गलती नहीं है तो ये मान्य होगा, लेकिन अगर आप झूठ बोल रहे हैं, जानबूझ के तथ्यों को छुपा रहे हैं, फर्जी प्रमाण पत्र लगाए हैं, तब समस्या होगी। ये सब समस्या नहीं है तो आप आराम से एफिडेविट दे सकते हैं। यहाँ पे एफिडेविट की भी बात की गई है नियमावली 2022 में, तो ये भी आपको क्लियर लिख दिया गया है। पहले की नियमावली में इसकी चर्चा नहीं थी, आप चाहे तो चेक कर लीजिए 2012 की नियमावली और 2022 की नियमावली, ठीक है। इसके बाद है कि 10 नंबर पॉइंट जो कहता है कि महिला की अनुपस्थिति में पुरुष को मौका मिलेगा। ये इतनी अच्छी बात है, आप लोग को देखना चाहिए। नियमावली 2022 इस बात को क्लियर कर देता है कि महिला की अनुपस्थिति में पुरुष को मौका मिलेगा। यहाँ देखिए पॉइंट नंबर 10 का सब पॉइंट नंबर 2 कह रहा है कि संबंधित कोटि में महिला के अनुपलब्धता की स्थिति में उसी कोटि के पुरुष अभ्यर्थी की नियुक्ति की जा सकी। आप बताइए कि अगर 2022 की नियमावली लागू नहीं होता है तो क्या 2012 की नियमावली में ये लिखा हुआ है कि महिला की अनुपस्थिति में पुरुषों को मौका मिलेगा? ये कहाँ पे लिखा हुआ है? इसका तो मतलब ये होगा कि फिर से वो सीट सारे खाली रह जाएंगे महिला वाले, कम मेधांक वाले पुरुषों का कभी हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में 2022 की नियमावली का लागू होना अत्यंत अनिवार्य है, ठीक है। इसके अलावा आइए कुछ और बिंदुओं पर भी हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। पॉइंट 15 जो है कि समान पद पर, जो आप लोग बार बार डर रहे हैं कि छठे चरण में जो लोग नियुक्त हो चुके हैं उनका क्या होगा, वो लोग अप्लाई करेंगे तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। जरा देखिए पॉइंट नंबर 15 आप लोग को पढ़ना चाहिए। जो लोग ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं वो लोग आप लोग को बरगलाते हैं। क्या लिखा है देखिए पॉइंट नंबर 15 कि पूर्व से कार्यरत शिक्षक का अपने नियोजन इकाई अथवा अन्य नियोजन इकाई अंतर्गत समान कोटि अथवा उच्च कोटि के पद पर नियुक्त होने की स्थिति में सेवा निरंतरता का लाभ मात्र वेतन संरक्षण के लिए देय होगा। यानी कि ठीक है, आप सेम कैटेगरी में, यानी कि अगर पहले से आप 1 to 5 में शिक्षक है तो 1 to 5 में भी आप 7वें चरण में अप्लाई कर सकते हैं, या 6 to 8 में है तो आप 6 to 8 में अप्लाई कर सकते हैं, इस बात में नो डाउट, ठीक है। लेकिन नीचे इसमें क्या दे दिया गया सो लिख देखिए, इसका सेकेंड नंबर लाइन ये लिखा है कि यह लाभ इस नियमावली के प्रवृत्त होने के उपरांत नियुक्त होने वाले शिक्षकों को ही देय होगा। यानी कि अगर इस नियमावली से पहले जो लोग छठे चरण में नौकरी पा चुके हैं वे लोग अगर ये चाहते हैं कि इस बार अप्लाई कर दे और उसी वेतन पर हम लोग को मौका मिल जाए कि जो वेतन हम लोग पहले से पा रहे हैं छठे चरण में, वह नहीं होगा। वह लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो कि 7वें चरण में नियुक्त होंगे,
ठीक है, इसलिए इस पॉइंट को भी लेकर आप लोग को परेशान होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं। हाँ, हम ये मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं कि अप्लाई का मौका जो लोग पहले से नियुक्त हो चुके हैं उन लोगों को नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन सरकार ने दिया है तो इसके संबंध में हम लोग बात करेंगे, एक बार सचिवालय में आवाज़ उठाएंगे। लेकिन आप लोग को बता दें कि यह नियम पहले से भी था भाई मेरे, एक अलग से वीडियो में हम दिखा देंगे, यह नियम पहले से भी था। ऐसा नहीं कि नियम अचानक से बना दिए गए, यह नियम पहले से भी था। इसलिए इसके लिए आप लोग को बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत इसके लिए भी नहीं है, ठीक है। और हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट पे चर्चा हो चुकी है और कोई ऐसा पॉइंट रह तो नहीं गया। हाँ, पॉइंट 7 का जो है इसमें स्पष्ट रूप से बता देता है कि 2022 की नियमावली, इसमें स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि बीएड के आधार पे 1 to 5 में आपको शामिल होने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा स्पष्ट रूप से कि अगर आपने बीएड भी किया है, यहाँ देख सकते हैं, अगर आपने बीएड भी किया है तो आप 1 to 5 में अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे समय में जब हाईकोर्ट में केस चल रहा है, वैसे समय में नियमावली 2022 कह रहा स्पष्ट रूप से कि हम बीएड वाले को भी 1 to 5 मिलेंगे, तो कितनी अच्छी बात है। आप लोगों को तो इसलिए भी नियमावली 2022 का समर्थन जरूर करना चाहिए कि इसमें इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी गई है, ऑनलाइन है, सेंट्रलाइज्ड है, डोमिसाइल है, रिक्त महिला सीटों पर पुरुषों को मौका देने की बात है। तो आखिरकार कैसे आप में मानते हैं कि यह नियमावली खराब है? कोई कमेंट करके जरा बताइए तो सही, कि लोग आपको अगर भ्रम में डाल देंगे भाई मेरे, तो क्या आप भ्रम में पड़ जाइएगा। तो ये नियमावली कहीं से भी अनुचित नहीं है, बिल्कुल उचित है, आप लोग के हित में है, फायदेमंद है।